हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब देखिए हम लोग आ गए अपने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे। लेकिन मैं इसके पिछले जितना पढ़ाया वो रिकैप करेंगे जस्ट 10 सेकेंड में। मैंने आपको रिजिड एंड फ्लूइड बताया, और फिर उसके बाद से मैंने आपको और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। डिफ्यूजन, ब्रोमियन मोशन, पार्टिकल्स के बारे में इतना एविडेंस दे दिया। अब तो समझ जाओ कि नहीं समझोगे? ठीक है, अब समझ गए होगे कि भैया पे भरोसा है, एविडेंस दे चुके। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में बताना चाहता हूं, कैसे सॉलिड लिक्विड गैस का क्लासिफिकेशन बताना चाहता हूं। नहीं तो अभी आप लोग कहेंगे इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे हम इसको पहचानेंगे। और प्लाज्मा जो बोन्स आइंस्टाइन में बोल रहा था ना, उसको मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, ट्विस्ट के लिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड समझ लो। इट हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वैल्यू। भाई ईटा उठाओगे, ईटा तो फिक्स शेप ही होता है ना, कि ईटा वैसे ही बनेगा। अब चाहे जैसा बना दो ईटा, अब एक ऐसा हम लोग जानते हैं, तो ये तो सब जानते हैं, और उसकी फिक्स वैल्यूम भी होती है, ठीक है। अब इट कैन नॉट बी कंप्रेस, का ईटा को कंप्रेस कर पाओगे? नहीं। फिर हाई डेंसिटी। अब भैया ईटा कोई भी सॉलिड चीज उठाओ, इतना बड़ा चट्टान उठाओ, कुछ भी उठाओ, हाई डेंसिटी तो होगी ही ना, और गढ़ो तो होगा ही, ठीक है। डू नॉट फ्लो इजिली। अरे भैया डू नॉट फ्लो इजिली मतलब फ्लो ही नहीं करेगा, पहले नंबर। कहूँ सॉलिड को देखिए तैरते हुए, ऐसे नहीं। अब कैन नॉट फिल देयर कंटेनर, वो अपने कंटेनर को कभी नहीं भर पाएगा। भाई लेके आओ शुगर केन वाला कंटेनर, मतलब जो लाल मोहन खाने गए, कंटेनर मिला, ईटा डाल देंगे, क्या पूरा फिल कर लिया, एकदम एडजस्ट हो गया? नहीं, ऐसे खड़ा है वैसे ही रहेगा। अब मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में, तो लिक्विड में आप देखोगे ना, तो लिक्विड में आप देखोगे वहां लिक्विड में फिक्स शेप नहीं रहेगा, बट फिक्स वैल्यूम होगा। अब आपको कैसे लगेगा भैया बोल रहे फिक्स शेप नहीं रहेगा लिक्विड में? हाँ मैं बता रहा हूँ, फिक्स वैल्यूम। जैसे 100 ml ऑफ वाटर ले लो, अब तुम ले लिए ऐसे, मतलब एक सिलिंड्रिकल बॉटल में, ठीक है। अब ले लोगे गोले वाले बॉटल में, क्या वैल्यूम, मतलब क्या शेप बदल रहा है ना? वैल्यूम तो सेम है, लेकिन शेप तो बदलते जा रहे हैं। जितना तुम वेसल ला रहे हो, जितना तुम कुछ भी लेके आ रहे हो बर्तन, उतना तो तुम बदलते जा रहे हो ना शेप को, इसीलिए बोल रहा हूँ। इट कैन नॉट बी कंप्रेस। भाई लिक्विड को कंप्रेस करने जाओगे तो पानी, अच्छा पानी लो, ऐसे हाथ में रखो, इधर से निकल गया उधर से निकल गया, कंप्रेस हो पाया? नहीं। हाई डेंसिटी, लिक्विड हैव हाई डेंसिटी नहीं होती है, बस सॉलिड में बोल रहा हूं। ये मैं अब इसी का उल्टा उल्टा जो बोल रहा हूं, वो हाई डेंसिटी लिक्विड में नहीं होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड। डू नॉट फ्लो इजिली, इट फ्लो इजिली। अब वो लिक्विड में फ्लो करेगा इजिली, ठीक है। अब अब उसका कंटेनर जो है ना, वो कंप्लीटली फिल नहीं करेगा, लेकिन फिल कर सकता है, लेकिन ऊपर वाले परत को, मतलब ऊपर वाले लेयर को इतना कंप्लीटली फिल नहीं कर पाएगा लिक्विड, ठीक है। अब मैं बात करूं गैस में, तो गैस में भैया कुल खत्म हो गया। नो फिक्स शेप, नो फिक्स वैल्यूम। अब बोलोगे क्यों? भैया मैं कहूं, मैंने वैल्यूम लिया था कुछ और, मतलब देखो, मैं कहूँ मैंने लिया था ये कार्बन का ये कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम 20 ये ml जो लिया था मैंने, उसका फिक्स वैल्यूम लिया था। अब मैं फिक्स शेप में जाऊं, मतलब फिक्स वैल्यूम लिया था। अब एक गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में जो डाला जाता है हमारा कोई भी गैस, तो गैस जो हम गुब्बारे में डालते हैं, फिर उसके बाद से अगर मैं ले लूं ये सिलेंड्रिकल वाला एक आता है बैलून, उसमें अगर मैं गैस डालूंगा तो उसका तो शेप बदल गया, और वैल्यूम भी तो बदल जाएंगे। अब उसमें ज्यादा डालना पड़ रहा है एज कंपेयर टू गोला वाले में, ठीक है। अब यहाँ का दोनों चेंज हो गया, अब आपको समझ में आ गया। अब इट कैन बी कंप्रेस्ड। अब यहाँ पे जो होता है कि अब हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, गैस को हम लोग कंप्रेस कर लेंगे इजीली, ठीक है। अब और जो डेंसिटी होती है ना, वहां पे बहुत लो हो जाती है, एकदम कुछ है ही नहीं डेंसिटी। अब वहां पे जो इजीली जो बोला है ना फ्लो, वो गैस तो इससे फ्लो करेगा भाई, दिखेगा ही नहीं कहो, ठीक है। फिल देयर कर, अब गैस आपका पूरा कंटेनर एकदम एग्जैक्ट पूरा फिल कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी, आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी पहचानने के लिए सॉलिड लिक्विड गैस को। अब मैं बात करूं, कुछ एक्सेप्शन है आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे। मैं जैसे लड़कियां जो रबर बैंड लगाती हैं, ठीक है, रबर बैंड तो सॉलिड है, बात समझ में आया। अब वो रबर बैंड आप लोग जब खींचते हो, तो क्या उसका शेप बदल जाता है ना? तो यहाँ तो मैं बोला हूँ फिक्स शेप, सर शेप बदल गया। अरे भाई जब तुम फोर्स लगाए हो तभी तो शेप बदला है, नहीं तो अगर तुम नहीं कुछ लगाते तो अपने शेप में, और छोड़ भी दोगे ना, फिर से अपने शेप पे पहुंच जाएगा। अब भाई हम लगा के रखे तोड़ दो तो हमारा क्या जा रहा, तो फिक्स शेप तो वहां नहीं रहेगा। तो आपकी गलती थी ना, इतना फोर्स लगा दी, लेकिन वो अपने जगह पे पहुंच गया था जो जितना आपने लगाया था, ठीक है। अब रबर बैंड की हो गई। अब मैं बात करूं शुगर और साल्ट की। शुगर और साल्ट को देखो, छोटा छोटा क्रिस्टल होता है शुगर और साल्ट का,
दोनों को मिला दो जार में, क्या पहचान पाओगे? नहीं पहचान, मतलब कहोगे सर पहचान ही नहीं आ रहा, वो तो दूसरा शेप ले लिया, जार का शेप ले लिया। नहीं भाई, जार का शेप नहीं लिया है, वो अपने शेप में अभी भी मेंटेन है, जिस पार्टिकल्स में था वो अभी भी मेंटेन है, ठीक है। शुगर का देखने जाओगे तो ऐसे जैसे स्क्वायर जैसा लगेगा, और फिर तुम नमक का देखोगे थोड़ा सा गोला गोला ऐसा लगता है ना, वो अपने शेप में रहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब मैं कहूँ ये स्पंज जो होता है, स्पंज ना सोखते में रखा रहता है, वो सोखता भी तो सॉलिड ही है, लेकिन वो कंप्रेस कैसे हो जाता है भाई? इसलिए हो जा रहा है ना उसमें, क्योंकि जो पोर प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर एयर रहता है, इसलिए वो कंप्रेस हो जा रहा है इजिली, ठीक है। लिक्विड में मैंने बता दिया, लिक्विड में कोई एक्सेप्शन नहीं है। गैस में भी मैंने आपको बता दिया, गैस में भी कुछ भी नहीं है। अब मैं बोलूं, अगर मैं बात करूं लिक्विड सॉलिड गैस दोनों ले लो, एक मतलब होती है ना, अब आप ले लो लिक्विड सॉलिड गैस पूरा, आप अपने उसमें जो डॉक्टर सुई लगाते हैं, वो सुई में जब आप पूरा ले लोगे, वो सुई जो लगाते हैं उसमें आप सुई में डाल दो एक शुगर, और फिर एक सुई में डाल दो वाटर, एक सुई में डाल दो कोई भी गैस, ठीक है। गैस मतलब कोई भी एयर से जो होता है। अब वो आप प्रेस करो ऊपर से, जब प्रेस करोगे ना तो शुगर वाला तो प्रेस ही नहीं होगा, क्या कंप्रेस हो पाया? नहीं हो पाया। वाटर वाला तो बहुत समय लगेगा लेकिन हो जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा जल्दी नहीं होगा, लेकिन गैस वाला तुरंत कंप्रेस हो गया। इसीलिए गैस को हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। आप अगर समझना चाहें, देखना चाहें, तो आप जाइए अपने ही घर के गैस को देखिए, मतलब जो सिलेंडर किचन में यूज किया जाता है उसको इतना कंप्रेस करके बनाया जाता है, तब जाके उसको फिट किया जाता है सिलेंड्रिकल में, ठीक है। तो इसीलिए गैस इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। अब जब गैस की बात हो गई, अब डिफ्यूजन में आते हैं। डिफ्यूजन क्या था, मैं फिर से ये बताना चाहता हूँ, बहुत लोग पूछ रहे हैं डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन यही है ना, द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस बाय द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज डिफ्यूजन। भाई मिक्स तो हो रहा है ना, लेकिन किसकी वजह से? पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसी से तो डिफ्यूज हो जा रहा है, ठीक है, वो डिफ्यूजन है हमारा। अब डिफ्यूजन जो है ना वो गैसेस में जल्दी होता है एज कंपेयर टू सॉलिड में, ठीक है। अब डिफ्यूजन और भी चीजें से कर सकते हैं। देखो डिफ्यूजन भी किसी किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर में अगर तुम हीटिंग मतलब रेट ऑफ इंक्रीज बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो फिर वहां डिफ्यूजन भी जल्दी होगा, क्योंकि अब तुम हीटिंग कर रहे हो और टेम्परेचर बढ़ा दिए हो तो डिफ्यूजन जल्दी होगा। अब डिफ्यूजन इन सॉलिड बोलो, मतलब गैसेस से चल रहा हूँ, लिक्विड फिर सॉलिड, ठीक है। गैसेस में कैसे तुम पहचानोगे भाई? देखो डिफ्यूजन इन गैसेस भी बहुत ईजी है। मैं बोल रहा था ना, अगर मम्मी खाना बना रही है कुछ भी, तो उसका महक हमारे नाकों तक पहुंच जाता है, चाहे हम जितना दूर रहें, घर में ही है भाई, उसका ना पहुंच जाए कहूँ और ना पहुंच जाए जो नहीं पहुंच पाए, ठीक है। यहाँ पे हो लेकिन गैस हमारे नाक तक पहुंच गया, क्यों हमको स्मेल सुनाई दिया? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स हैं उसको वो अपने फोर्स की और अपने साथ डिफ्यूज कर ली और लेके आ गए हमारे नाक तक, और हमें स्मेल हो गया। अब यही तुम मतलब फॉग मारते हो, कुछ भी मतलब कोई भी स्प्रे हो, वो सबका भी फ्रेग्रेंस हमारे स्मेल तक हो जाता है बाय द पार्टिकल्स ऑफ एयर, ये भी डिफ्यूज होते हैं। और दूसरा मैं कहूँ अगरबत्ती, सब है भाई, डिफ्यूजन गैसेस में बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। अब मैं बोलूँ लिक्विड में, तो लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है लेकिन थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू गैसेस में। अब लिक्विड में मैं बोलूँ, लिक्विड में जैसे मैंने बोला था ना पोटेशियम परमैंगनेट विथ वाटर, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल है वाटर में जाके मिल जाता है स्पेस बना के, ठीक है। वही सेम चीज कॉपर सल्फेट का भी पार्टिकल वाटर में जाता है। अब अगर ये सब नहीं समझना है, इंक और वाटर लो, इंक को वाटर के अंदर डालो, पूरा वाटर इंक बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस वाटर में था ही, इंक उस पार्टिकल ऑफ वाटर मूव किया, वो स्पेस ऑफ वाटर में चला गया और फिर पूरा अपना घोल बना लिया, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको डिफ्यूजन पूरी। अब डिफ्यूजन आपका खत्म हुआ, अब मैं आता हूं कुछ टेम्परेचर पे, मतलब आगे बताता हूं, जैसे टेम्परेचर। अब आपका पूरा डिफ्यूजन कंप्लीट हुआ, उधर से मैटर का चीज खत्म हुआ। अब द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब हम समझते हैं कि टेम्परेचर क्या है। हम तो इतना जानते हैं 6th 7th 8th में इतना पढ़ के आए हैं कि टेम्परेचर भाई सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, इतना हम जानते थे, ठीक है भाई, सब उतना जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं सेल्सियस कम होता था, फ़ारेनहाइट ज्यादा होता था, मतलब सेल्सियस 37 डिग्री द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम लोग बोलते थे, और फ़ारेनहाइट में उससे भी ऊपर जाते थे, फ़ारेनहाइट में 90 ना ये सब होता था, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, आप लोग तो एक फार्मूला भी पढ़े होंगे, ये बता देना ऐसे रिकैप करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जब, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी लगाने रहते हैं सेल्सियस और टेम्परेचर के, तो वो भी क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे। अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे फ़ारेनहाइट बनाना है ना, तो फ़ारेनहाइट में 1.8
C मतलब इंटू C प्लस 32। ये फार्मूला। अब बोलोगे 1.8 कहाँ से आ गया सर, ये तो हम पढ़े नहीं थे। अरे भाई 9/5 पढ़े थे, उसी को डिवाइड कर दिया तो 1/8 आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे सी में बनाना था, तो सी में हम लोग क्या करते थे, सी में हम लोग ये एफ को रखते थे, -32 करते थे, इंटू 5/9 कर लेते थे। ये हमारा सेल्सियस हो जाता था। इतना तो याद होगा ना, कि ये भी नहीं याद है, तो ये हमारा हो जाता था इतना। तो अब जो हम लोग ये फार्मूला याद है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा ना। अभी मैं जो पढ़ना चाहता हूँ, हम पढ़ाना चाहते हैं वो केल्विन के बारे में बताएंगे, जो अभी सुने होंगे कि नहीं नहीं पता, लेकिन केल्विन और सेल्सियस पे चलेगा। अब मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में दे देना फ़ारेनहाइट को केल्विन में, तो भाई डायरेक्ट तो नहीं कर पाओगे, तो फ़ारेनहाइट को पहले सेल्सियस में कर लेना, फिर सेल्सियस से केल्विन में। अब बताने जो चल रहा हूं मैं, सेल्सियस और केल्विन यहां चलेंगे, ठीक है। अब मैं बोलूं कि सेल्सियस का जो स्केल ऑफ टेम्परेचर होता है ना, वो हमारे बॉडी के लिए भी यूज किया जाता है, और भी चीजों के लिए, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब सेल्सियस में नापे जाते हैं। और इसकी डिग्री को कैसे हम डिनोट करते हैं, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब मैं बोलूं तो आप मेल्टिंग पॉइंट देखोगे ना, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ये वाटर जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, और आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये पता चल गया। अब केल्विन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इतना सेल्सियस के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे 6, 7, 8 से। अब मैं जो बोलूँ, अब मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ केल्विन के बारे में। केल्विन किस लिए यूज किया जाता है, केल्विन भी एक आपका टेम्परेचर ही नापने के लिए होता है, लेकिन ये रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट अपना कुछ भी रिसर्च में बनाते हैं, तो वहां का जो टेम्परेचर नापते हैं वो केल्विन के सारे नापते हैं। तो अब ये केल्विन जो होता है ना, उसका भी एक अलग होता है। वहां पे ऐसे नहीं लिखेंगे डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे नहीं, केल्विन को के से डिनोट करते हैं, वहां डिग्री नहीं होता है। केल्विन जो है वो आपका के से डिनोट होगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब वहां पे जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का, अब वहां पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाएगा 273 के, ठीक है। यही 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 के। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ 100 है, तो वहां भी 100 जोड़ दो भाई, और क्या करना है, तो मतलब 373 के हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब यहां से कुछ रिलेशन देख रहे हो ना, सेल्सियस और केल्विन का बन रहा है, वो रिलेशन भी मैं बता दूं क्या बन रहा है रिलेशन। और एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन ही होता है, ठीक है, याद रखना। अब जो मैं रिलेशन बताने जा रहा था, टेम्परेचर 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 ऑन केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल पे इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल प्लस 273 की, ठीक है। ये प्लस 273 जो है, इसको की हटा भी सकते हो, लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन हटा ही दो, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, ये फार्मूला है। ये किस लिए भाई, कभी कभी आपको पूछ लिया जाएगा ना, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल दिया रहेगा तो सेल्सियस बताने के, सेल्सियस दिया होगा तो केल्विन बताने के लिए, ठीक है, ये रिलेशनशिप है। इसके क्वेश्चन भी मैं बाद में कराऊंगा, अभी मैं पूरी थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो आपका यहाँ से टेम्परेचर खत्म हुआ, आगे भी जो आपका सेल्सियस स्केल था ना, इसको मैं बता दूं किसने इन्वेंट किया था, एंडर सेल्सियस ने, ठीक है। और ये सब अपने नाम के पीछे लगा लेते हैं भैया, जो इन्वेंट करते हैं ना सब लगा लेते हैं। वैसे ही जो आपका केल्विन जो थे, वो उन्होंने लॉर्ड विलियम्स केल्विन ने किया था, ठीक है, याद रखना, नाम पूछता नहीं है, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, चेंज मतलब ऑफ स्टेट ऑफ मैटर तो समझ गए होंगे, तो स्टेट ऑफ मैटर मैंने बताया ही था। अब उसको चेंज करना है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से फिर लिक्विड में, फिर लिक्विड से सॉलिड में, यही सब तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है। ये कैसे हो रहा है, जब भाई चेंज इन टेम्परेचर, देखो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, याद रखना, कभी कोई पूछता है ना चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इन विच फैक्टर दे डिपेंड, तो आपको बोलना है दो फैक्टर है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर टेम्प, और चेंज इन, भाई चेंज इन प्रेशर,
ठीक है, प्रेशर को बढ़ाओ, प्रेशर को कम करो, और टेम्परेचर को बढ़ाओ, टेम्परेचर को कम करोगे तो सब कुछ होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मतलब हीट बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो तो हीट कम कर रहे हो, प्रेशर बढ़ाओगे तब भी वही होगा। ठीक है, तो इसी से आपका चेंज इन टेम्परेचर मतलब चेंज जो होगा वो स्टेट ऑफ मैटर होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब सबसे पहले मैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बताना चाहूँ तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा सॉलिड से लिक्विड में जाए। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड कुछ समझ, ये सब मैं जो बता रहा हूँ सेवंथ का या सेवंथ एट से उससे ऊपर नहीं है भाई। सॉलिड से लिक्विड में जब जाता है तो क्या होता है, मेल्टिंग हो रहा है ना सॉलिड से लिक्विड में। अब देखो सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग होता है जो मतलब जब भी कोई आइस ही ले लो, मैं आइस को बोल रहा हूँ, जब आइस को आप, आइस तो एक सॉलिड है, जब वो उसको मेल्ट करते हैं और वो लिक्विड में जाता है तो इसी को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। नहीं तो आप कह सकते हो फ्यूजन। फ्यूजन मतलब किसी का फ्यूज होना, मतलब टूट जाना। तो सॉलिड तो टूट ही तो रहा है तब जाके लिक्विड में बन रहा है। तो अब ये किस पॉइंट पे हो रहा है, मतलब किस टेम्परेचर किस पॉइंट पे कर रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये जो प्रोसेस कर रहे हो वो किस पॉइंट पे कर रहे हो तो इसी को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। किस पॉइंट पे कर रहे थे बाबू, 0 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे थे तो इसी को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। इतना तो याद है। ठीक है, अब मैं बोलूं, देखो बहुत लोगों का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मैंने आपका आइस का भी बता दिया। ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वैक्स का आप देखोगे तो वैक्स का 63 डिग्री सेल्सियस होता है। 63 डिग्री सेल्सियस याद रखना। पूछता है भाई, पूछता है, ये मैं बोलूंगा पूछता है। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। और आयरन का जब मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो ये तो ऐसे टीचर लोग ही बोल देते हैं बाबू आयरन का मेल्टिंग पॉइंट तो 1533 डिग्री सेल्सियस बोलो, ऐसे मुंह पे बोलो उनके। ठीक है, डरो मत। अब बोलने जा रहा हूं मैं, जो देखो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो डिपेंड भी करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के भी आप पे। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा किसी भी पार्टिकल्स में तो वहां मेल्टिंग पॉइंट भी तो ज्यादा ही करना पड़ेगा भाई। अगर ये क्या कहते हैं, देखो सॉलिड के अंदर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ भाई, आयरन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तभी तो वहां टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। तो इसीलिए जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। और जब आप इसको हीट करते हो ना तो वहां से वो आपका फिजिकल ही तो चेंज हुआ, लिक्विड बना फिर लिक्विड से वो ना, मतलब इरिवर्सिबल है तो फिजिकल चेंज हुआ। अब ये आपका पूरा मेल्टिंग खत्म हुआ। अब मेल्टिंग के बाद जो टॉपिक आता है वो होता है लिक्विड टू गैस। मैं देखो क्यों ऐसा करना चाहता हूँ, मैं आपको सीरियल में ले जाता हूँ क्योंकि अभी मैं कहूँ ऐसा तो है नहीं भगवान हूँ सब कुछ मालूम है भाई, टॉपिक की तो जरूरत पड़ेगी ना कि टॉपिक आज क्या पढ़ाना है। तो अब मैं बोलने जा रहा हूँ लिक्विड टू गैस। अब ये लिक्विड टू गैस क्या होता है भाई, लिक्विड टू गैस कर रहे हो मतलब बॉइलिंग ही तो कर रहे हो भाई, इतना बॉइल कर दे रहे हो गैस में, वेपर में चेंज हो जा रहा है। अब जाओ केटली में पानी गर्म करो, मतलब गर्म ऐसा करो बॉइलिंग में हो जाए, तो वहां पे जो बॉइलिंग कर रहे हो आप तो वो आपका कन्वर्ट हो जा रहा है वेपर में। ठीक है, तो इसी को जब आप लिक्विड से वेपर में चेंज हो जा रहा है तो इसी को कहते हैं बॉइलिंग। और किस पॉइंट पे हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बात समझ में आए। और भी चीजों का मैं बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत लोगों का कि बॉइलिंग जो पॉइंट होता है हर चीज का वो भी मैं बता दूं। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो बोलते हैं वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखो, ये भी बहुत लोग पूछते हैं। 78 डिग्री सेल्सियस इज द अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का तो मैंने बता दिया 100 डिग्री सेल्सियस। और मरकरी का भी बहुत लोग पूछते हैं कि मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो ऐसे बोलना है आपको कि मरकरी का 357 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब वही चीज मैं यहां भी बोलूंगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई देन द मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो हाई। भाई देखो मतलब बॉइलिंग पॉइंट सॉरी, जब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मरकरी में सबसे ज्यादा था तभी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ाना पड़ा ना। तो इसीलिए, और जो भी चेंज हो रहा है वो भी फिजिकल चेंज हो रहा है क्योंकि अब फिर से तुम गैस को तो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी मतलब फिजिकल चेंज है। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ गैस टू लिक्विड चेंज है, मतलब अब गैस को लिक्विड में लाना है भाई, वेपर को लिक्विड में जाना है। तो ये भी जानते हो कंडेंसेशन कहते हैं गैस को लिक्विड में जाने के लिए। कैसे, केटली लो गरमाओ गरमाओ गरमाओ, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए, जो भाप निकलेगा केटली से ऊपर आइस रख दो, मतलब पैन में ऊपर आइस, और जो केटली पे आइस जा रहा है पैन पे वहां से आपका आइस ही तो उसको ठंडा करके पानी के अंदर बीकर में डाल दे रहा है, तो हो गया कंडेंसेशन। और ये किसी भी पॉइंट, मतलब ये तो कंडेंसेशन आपका हो गया ना। अब ये जो कंडेंसेशन है ये रिवर्स है वेपराइजेशन का, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का ये रिवर्स है।
ठीक है। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, वही मैं जो बोल रहा था, बॉइलिंग पॉइंट का रिवर्स है। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग में आप तो वेपर बना रहे थे, अब ये वेपर को ही लिक्विड में बना रहा था, ये रिवर्स है कंडेंसेशन बॉइलिंग का। बात समझ में आया? ठीक है। अब आपका आता है कौन सा टॉपिक है भाई, अब लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना है। लिक्विड से सॉलिड में बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। लिक्विड से सॉलिड में तो हम लोग जानते हैं फ्रीज रखे हैं, फ्रीजिंग कर देंगे। तो अब लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना है, तो जो लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हो फ्रीजिंग के मेथड से, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग, नहीं तो सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन मतलब होता है सॉलिड बना दे रहे हो, तो हो जाता है हमारा सॉलिडिफिकेशन। अब मैं बात करूं तो फ्रीजिंग जो है ना, फ्रीजिंग भी रिवर्स है मेल्टिंग का। वहां तो बॉइलिंग का था ना, अब ये रिवर्स है मेल्टिंग का। कैसे? मेल्टिंग में क्या जान रहे थे, मेल्टिंग में भाई क्या जान रहे थे यार, सॉलिड को लिक्विड में, अब यही लिक्विड को सॉलिड में बना रहा है, तो ये रिवर्स है ना। ठीक है। और फिर अब देखोगे कि जो स्टेट ऑफ मैटर है, ये भी आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि जितना भी है फिजिकल चेंज सब मैं बता रहा हूं। अब मैं आपको एक चार्ट बना दूं, तो चार्ट देख लो। सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज कर रहे थे हीटिंग से, फिर लिक्विड को आप सॉलिड में चेंज कर रहे थे फ्रीजिंग से, फिर लिक्विड को आप गैस में बना रहे थे कैसे, बॉइलिंग से, फिर अब गैस को लिक्विड में बना रहे हो कैसे, कंडेंसेशन से, कूलिंग करके। बात समझ में आया? अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो लैटेंट हीट के बारे में। लैटेंट हीट भी एक टॉपिक है, उसको भी पढ़ाएंगे। लेकिन आज जितना पढ़ाया है सब रिवाइज करो, सब समझो। ये थ्योरी बता रहा हूं, लेकिन जो मैंने वो बताया था टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल वाला क्या फार्मूला, उस पे क्वेश्चन सॉल्व करो भाई जाके, प्लीज, मैं कह रहा हूँ प्लीज। ठीक है, और जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ो। बाय बाय।